नमस्कार। भारत के नक्शे पर नज़र डालें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। आमतौर पर हम राज्यों की बात करते हैं, लेकिन देश के शासन ढांचे के बिल्कुल सेंटर में एक और प्रशासनिक रियलिटी छिपी है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी इंडियन यूनियन टेरिटरीज। ये एक ऐसा विषय है जो लगातार न्यूज़ में छाया रहता है, लेकिन इसकी बारीकियां उतनी ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो आइए इस एक्सप्लेनर में शासन की इस यूनिक संरचना और इसके पीछे के रहस्य को डिटेल में सुलझाते हैं। तो इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, एक संघीय अपवाद यानी द फेडरल अनोमली। दूसरा, इन यूनियन टेरिटरीज को आखिर बनाया ही क्यों गया। तीसरा, इनका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली काम कैसे करता है। चौथा, दिल्ली का एक बेहद स्पेशल केस। और आखिर में स्टेट्स और टेरिटरीज के बीच का एक फाइनल ब्रेकडाउन। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द फेडरल एनॉमली, एक ऐसी स्थिति जो रेगुलर सिस्टम से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर देश के फेडरल ढांचे में क्या होता है, पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच क्लियरली बंटी होती हैं, राइट। लेकिन एक यूनियन टेरिटरी इस रूल का एक कंप्लीटली यूनिटरी एक्सेप्शन है। ये दरअसल एक ऐसा क्षेत्र है जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह सिस्टम स्टैंडर्ड फेडरलिज्म को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। स्थानीय शक्तियों के बजाय यहां सीधा केंद्र सरकार का कंट्रोल चलता है। अब आते हैं इनकी ओरिजिन स्टोरी पर। आखिर देश में इन अलग क्षेत्रों को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश दौर में 1874 के शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में। उस वक्त इन्हें आम कानूनों से थोड़ा अलग रखा गया था। आजादी के बाद जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तब 7th अमेंडमेंट के जरिए पहली बार यूनियन टेरिटरीज फॉर्मली बनाई गई। फिर 1961 के आसपास गोवा, दमन एंड दियू और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों को, जो पहले पोर्चुगीज और फ्रेंच कंट्रोल में थे, भारत में शामिल किया गया। और फिर 1992 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्पेशल दर्जा मिला। अब इस स्लाइड पर जो डिटेल है वो एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग है। इन क्षेत्रों को बनाने का कोई एक सिंगल रीजन नहीं था, मोटिवेशंस अलग अलग थी। उदाहरण के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ के केस में मेनली पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, लेकिन पुडुचेरी और दमन एंड दीव में फ्रेंच और पोर्टुगीज प्रभाव के कारण उनकी एक डिस्टिंक्ट कल्चरल पहचान थी जिसे प्रिजर्व करना जरूरी था। अंडमान और निकोबार का सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक महत्व बेहद क्रूशल था। वहीं मिजोरम और मणिपुर जैसे क्षेत्रों को शुरुआत में वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन की स्पेशल केयर के लिए यूटी बनाया गया था, हालांकि बाद में इन्हें फुल स्टेटहुड दे दिया गया। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, गवर्निंग द टेरिटरीज। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेबुक आखिर है क्या? संविधान के आर्टिकल्स 239 से 241 तक इनकी फंक्शनिंग के बारे में बताया गया है। और यहां एक फंडामेंटल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ होता है स्टेट गवर्नर, जो उस राज्य का संविधानिक प्रमुख होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक यूटी एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाए या कुछ और, वो स्ट्रिक्टली प्रेसिडेंट के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। वो बेसिकली केंद्र सरकार की ओर से उस क्षेत्र का प्रशासन देखते हैं। ये लीडरशिप का एक बेहद क्लियर और बड़ा अंतर है। और प्रशासनिक ढांचा भी हर जगह एक जैसा नहीं है, यहाँ काफी विविधता है। भारत की यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 2, दिल्ली और पुडुचेरी ऐसी हैं जहां पर प्रॉपरली चुनी हुई विधानसभा यानी लेजिस्लेचर मौजूद है। बाकी की 5 टेरिटरीज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां सीधे एडमिनिस्ट्रेटर्स या एडवाइजरी कमिटीज के जरिए काम होता है। मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से सिस्टम डिजाइन किया गया है। लेकिन यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है। जिन 2 यूनियन टेरिटरीज में लोकल लेजिस्लेचर्स काम कर रही हैं, वहां भी अल्टीमेट पावर किसके पास है? संसद के पास। देश की पार्लियामेंट इन क्षेत्रों के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, भले ही वो मुद्दा आमतौर पर स्टेट लिस्ट का ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि सुप्रीम कंट्रोल अभी भी फर्मली प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पास ही होल्ड पर रहता है। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, द दिल्ली एक्सेप्शन। ये रूल का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित एक्सेप्शन है। 70 ये नंबर बहुत खास है। 1991 के 69th अमेंडमेंट ने दिल्ली को एक कंप्लीटली यूनिक स्टेटस दिया। ये 70 दरअसल दिल्ली की इस स्पेशल विधानसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होकर आने वाले एमएलएज की संख्या है। इस तरह की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बाकी ज्यादातर यूनियन टेरिटरीज में बिल्कुल नहीं होती। ये स्टेट ना होकर भी एक पूर्ण चुनी हुई सरकार का आकार लेती है। और उसके साथ जुड़ा है ये 10% का स्ट्रिक्ट रूल। आमतौर पर स्टेट्स में मंत्री परिषद का आकार 15% तक हो सकता है,
लेकिन दिल्ली पर यह स्ट्रिक्ट लिमिट लगाई गई है, असेंबली की टोटल सीट्स का सिर्फ 10%, जिसका सिंपली मतलब है कि चीफ मिनिस्टर को मिलाकर टोटल सिर्फ 7 मिनिस्टर्स ही हो सकते हैं। ये बेसिकली एक टाइट और कॉम्पैक्ट सिस्टम बनाए रखने के लिए किया गया। लेकिन असल पेच इस स्लाइड पर है। विधानसभा होने के बावजूद शक्तियां पूरी तरह से ट्रांसफर्ड नहीं हैं। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड यानी सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ये 3 सबसे क्रिटिकल एरियाज हैं जिन पर दिल्ली असेंबली कोई कानून नहीं बना सकते। इन विषयों का डायरेक्ट कंट्रोल स्ट्रिक्टली सेंटर के पास रिजर्व रखा गया है और दरअसल यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव टकराव देखने को मिलता है। तो सवाल उठता है कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंट यानी एलटी गवर्नर के बीच किसी मुद्दे पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो क्या होता है? इसके लिए संविधान में एक सॉलिड फेल सेफ मैकेनिज्म है। ऐसे डेडलॉक की सिचुएशन में एलटी गवर्नर मैटर को फाइनल डिसीजन के लिए सीधे प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं और आखिरी फैसला प्रेसिडेंट का ही माना जाता है। ये मैकेनिज्म क्लियर कर देता है कि डिस्प्यूटेड सिचुएशंस में फाइनल से किसका होगा। चलिए अब इस चर्चा को रैप अप करते हुए चलते हैं आखिरी सेक्शन पर, स्टेट्स वर्सेस टेरिटरीज, एक अल्टीमेट तुलनात्मक ब्रेकडाउन। इस टेबल से पूरी पिक्चर क्लियरली सिंथेसाइज हो जाती है। स्टेट्स और सेंटर का रिलेशनशिप प्रॉपर्ली फेडरल है, जहां पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और स्टेट्स के पास हाई ऑटोनॉमी होती है। उनका सेटअप पूरे देश में लगभग यूनिफॉर्म है। दूसरी तरफ यूनियन टेरिटोरीज का मॉडल स्ट्रिक्टली यूनिटरी है। यहां सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल है, प्रैक्टिकली जीरो ऑटोनॉमी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जरूरत के हिसाब से वेरी करता है। ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल वर्सेस डायरेक्ट कंट्रोल का क्लियर कट कंपैरिजन है। और अगर जुडिशरी की बात करें तो वहां भी ये डिपेंडेंस साफ झलकती है। सिर्फ दिल्ली एकमात्र ऐसी टेरिटरी है जिसका अपना इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट है। उसके अलावा बाकी सभी टेरिटरीज पूरी तरह से आसपास के राज्यों पर निर्भर हैं, चाहे वो अंडमान एंड निकोबार का कैलकाटा हाईकोर्ट से जुड़ना हो या लक्षद्वीप का केरला हाईकोर्ट पर निर्भर होना। ये एक और तरीका है जिससे ये टेरिटरीज सराउंडिंग स्टेट्स के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ती हैं। इस डीप डाइव के बाद जाते जाते एक बेहद बड़ा और डीप सवाल सोचने के लिए बनता है। एक बढ़ते हुए लोकतंत्र में आखिर वो कौन सी लिमिट है जहां सेंट्रल कंट्रोल की जरूरत लोकल ऑटोनॉमी की डिमांड से ज्यादा अहम और बड़ी हो जाती है? ये डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर ही देश के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चलाता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर के जरिए इस कॉम्प्लेक्स संवैधानिक स्थिति के कई पहलू क्लियर हुए होंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।